नाउ एयर, एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, एयर का काम क्या होता है? हेयरिंग यानी कि सुनना और बैलेंस करना। बैलेंसिंग में भी आपके पास जो है वो काम करता है। आप किस तरह से काम करता है हम आगे पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। ठीक है, द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, एयर कैनल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम। ठीक है, 3 इसके पास चीज़ें होती हैं। द पिन्ना कंपोज्ड ऑफ फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज। पिन्ना किस चीज़ से बना हुआ होता है? स्किन से बना हुआ होता है। ठीक है, स्किन के फोल्ड्स होते हैं। और कार्टिलेज, कार्टिलेज कौन सी होती है? एक ऐसी बोन जो कि मुड़ भी सकती हो यानी कि फोल्ड भी हो सकती हो, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को उर्दू में बोलूँ चपनी हड्डी। ये मैं आपको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कार्टिलेज क्या होता है। आपके जो नाक में हल्की छोटी सी एक बोन है आगे की, वो कहते हैं कार्टिलेज। आपका एयर पूरा कार्टिलेज का ही बना हुआ है। एयर को भी फोल्ड कर सकते हैं ना, तो इस तरह का। The pinna leads into the air canal, which is closed at the inner end by tympanic membrane. Air canal has hairs and produces wax to trap dust and small foreign bodies. एयर कैनल के अंदर बाल होते हैं, एयर होते हैं, आपको पता ही है, और उसके अंदर कुछ वैक्सी मटीरियल होता है जो कि आपके पास जो है डस्ट वगैरह को जाने से या कुछ फंजाई वगैरह को, डस्ट वगैरह को और कुछ हार्मफुल चीज़ों को रोकता है अंदर जाने से, यानी कि ट्रैप कर लेता है। द आउटर एयर कलेक्ट्स एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स। और जो आपकी आउटर एयर होती है यानी कि आपका एयर का आउटर हिस्सा जो होता है वो साउंड वेव्स को जो है वो डिटेक्ट करता है या उसको रिसीव करता है। ये डायग्राम है, ये भी बनाना ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी स्टडी नहीं कर रही। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आउटर एयर, एयर कैनल एंड पिन्ना। नाउ ह्यूमन एयर, द मिडल एयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैविटी containing 3 small movable bones which is malleus, incus and stapes. मिडल ईयर जो हमारी है उसके एक स्मॉल कैविटी होती है जो कि 3 तरह की स्मॉल मूवेबल बोन्स से बनी हुई है, इसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। द मिडल ईयर इज़ कनेक्टेड टू द इनर नेजल कैविटी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब। आपकी जो मिडल ईयर है वो कनेक्ट हुई है किससे? इनर नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी पता है ना, जो नाक की तरफ जा रही होती है उस कैविटी को बोलते हैं। तो उससे जो है आपकी मिडल ईयर जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, और वो किससे कनेक्ट हुई हुई है? एक छोटी सी ट्यूब के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है जिसे हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग तो हम इसे यूस्टेचियन ट्यूब भी पढ़ेंगे। फिर भी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। द मिडल एयर रिसीव्स साउंड वेव्स फ्रॉम एयर आउटसाइड एंड ट्रांसमिट इट इनटू द फ्लूइड इन द इनर एयर। अब क्या होता है, मिडल ईयर जो है वो आपके पास साउंड वेव्स को रिसीव करती है जो कि आउटर वेव से आपके पास आ रहे होते हैं। आउटर एयर पे साउंड आया, ठीक है, यानी कि साउंड ट्रांसमिट हुआ, वहाँ से मिडल ईयर ने रिसीव किया, आउटर एयर ने रिसीव किया, मिडल ईयर ने रिसीव किया, देन मिडल ईयर ने इनर एयर पे पहुँचा दिया इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ठीक है, द इनर एयर कंसिस्ट ऑफ अ फ्रंट मेम्ब्रेनियस कॉक्लिया एंड अ रेयर 3 सेमी-सर्कुलर कैनाल्स डीप इनसाइड द स्कल बोन्स। इनर एयर जो है कि यानी कि आप एक कान का जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा होता है कि क्या किससे बना हुआ होता है? वो एक फ्रंट मेम्ब्रेनियस यानी कि छोटी सी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, इसका नाम है कॉक्लिया। ठीक है, एंड अ रेयर 3 सेमी-सर्कुलर कैनाल्स, एक 3 कैनाल्स होती हैं, 3 ट्यूब्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके पास स्कल से जाकर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि अगर हम देखें डीप इनसाइड जाके तो वो स्कल से आपके पास कनेक्ट होते हैं। कौन से पार्ट्स? कॉक्लिया के जो पार्ट्स हैं, कॉक्लिया के अंदर आपका जो 3 सेमी-सर्कुलर कैनाल्स हैं वो कनेक्ट हैं किससे? स्कल से। द कॉक्लिया इज एसोसिएटेड विद हियरिंग while semicircular canals are associated with balance। जो कॉक्लिया है आपके पास वो आपके पास सुनने का काम करता है, ठीक है, और सेमी-सर्कुलर कैनाल्स हैं वो बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, बोथ कॉक्लिया एंड सेमी-सर्कुलर कैनाल्स आर फ्लूइड फिल्ड विद कंटेनिंग सेंसरी हेयर सेल्स। कॉक्लिया कैनाल और सेमी-सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो दोनों आपके पास फ्लूइड फिल्ड होती हैं और उनके अंदर सेंसरी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। These cells transform sound waves into nerve impulse। अब इनका काम क्या होता है कि साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, आइज़ में किन का काम था ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करवाने का? रॉड्स एंड कोन्स का। और यहाँ पर किसका काम है आपके पास? यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ये वाला सेंसरी हेयर सेल्स कर रहे हैं आपके पास। सॉरी, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ये वाला कॉक्लिया एंड सेमी-सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये कर रहे हैं। रोल ऑफ एयर एंड बैलेंस, कि आपको बताना है कि किस तरह से जो है वो एयर जो है वो एज अ होम्योस्टैटिक फंक्शन जो है वो काम कर रहा है।
यानी कि बैलेंस में क्या काम कर रहा है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड। सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो आपके पास सेंसिटिव है, यानी कि वो सेंसिटिव इन नेचर है, जिससे ग्रेविटी से, पोजीशन से और मूवमेंट से, हेड के मूवमेंट से। एनी ऑफ सच चेंजेस आर डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू ब्रेन थ्रू नर्व फाइबर्स। ठीक है, कोई भी चेंज आता है तो वो नर्व फाइबर्स के थ्रू, यानी कि जो ये कॉक्लियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये आपके पास जो है वो पहुंचाती हैं ब्रेन तक थ्रू नर्व फाइबर्स, यानी कि नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करवा के। द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड लाई राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, जो कैनाल्स हैं आपके पास इंटरकनेक्टेड है आपस में, ऑब्वियसली इनके अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। दे आर कनेक्टेड टू अ स्वेलोइड पार्ट, द वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये आपके पास एक चीज़ से कनेक्ट होती हैं तीनों कैनाल्स, जो कि कहलाती हैं वेस्टिब्यूल, जो कि स्वेलोइड यानी कि सूजा हुआ पार्ट है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द ग्रेविटी। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल का क्या काम होता है, आपकी जो बैलेंस है उसको आपका जो बैलेंसिंग का काम है उसको मेंटेन करता है इन रिलेशन टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के मुतल्लिक आपके बैलेंसिंग का जो काम है उसको देखता है। कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल। एग्जाम्पल दी हुई इनर ईयर की, वो आउटर ईयर की एग्जाम्पल दी जो हमने ऊपर आउटर ईयर की डायग्राम थी, ये इनर ईयर की डायग्राम है। ठीक है, ये आपके पास कौन सी 3 कैनाल्स हैं, कौन सी वाली, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये 3 हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉक्लिया, और ये आपके पास इनकी फर्दर मोर पार्ट्स हैं जिनको फिलहाल अभी डिस्कस नहीं किया हुआ, तो बेहतर है कि छोड़ ही दें, क्योंकि जितना आपको बताया बस आपको उतना याद रखना है कि ये 3 आपके पास कैनाल्स आ गए, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जिनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, और ये कॉक्लिया से आपके पास अटैच है। अब है लाइट एंड साउंड इन अ थंडरस्टॉर्म। एक थंडरस्टॉर्म में तूफान जब होता है तो उसमें लाइट और साउंड का क्या रिलेशन है वो बताया हुआ है, क्या कोऑर्डिनेशन है वो बताया हुआ है। सिंस दैट, ऊपर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है वो पढ़ लें। Since the light travels much faster than sound, the lightning appears first and the sound of thunder is heard after a short while. अब क्योंकि लाइट जो है वो साउंड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, सबको पता है लाइट की जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू साउंड। तो सबसे पहले जो है वो रोशनी आती है, उसके बाद आवाज़ आती है। अगर आपने कभी नोटिस किया तो तूफ़ान जो थंडरस्टॉर्म होता है, पहले जो है वो रोशनी होती है, ठीक है, बिजली होती है, देन आपके पास जो है वो आवाज़ आती है, उस बिजली में काट कर जो भी आवाज़ आती है बादलों में से, वो बाद में आवाज़ आती है, पहले रोशनी होती है। ठीक है, तो ये एक रीज़न के तौर पर भी आ सकता है, वैसे अगर दिमाग में रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसको रख लीजिएगा याद। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीनिंग ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो हार्मोन्स जो हैं अब हम उनको इसी में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी सिक्रीशंस जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, वो सब कुछ एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन समझ लें कि एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या था हमारे पास, नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा था, राइट। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ रहा है। इन एनिमल इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि ये डकलेस ग्लैंड्स हैं, यानी कि इसके अंदर डक्स नहीं है, पाथवेज नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दी जाती हैं। सही है, एनिमल्स के अंदर। और हमारे जो बॉडी है, हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास जो है वो बहुत सारी पाथवेज होती हैं कि आपने भाई यहाँ पहुँचाना है, वो डायरेक्टली ब्लड में इन्वॉल्व नहीं होती, वो ऑर्गन पे जाती हैं। ठीक है, और छोटे एनिमल्स होते हैं, नॉर्मल सिंपल वाले एनिमल्स, उनके अंदर आपके पास कोई डक्स नहीं होते, यानी कोई आपके पास पाथवेज नहीं होता, तो उसमें डायरेक्टली जो ब्लड में इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी कि मिक्स हो जाती हैं। कौन, हार्मोन्स, या उनके हार्मोन्स से जो सिक्रेट की हुई जो सिक्रीशंस होती हैं वो। ठीक है, इट कैरीज हार्मोन्स टू द टारगेट इश्यूज़ और ऑर्गन्स। हमारे अंदर क्या होता है, क्योंकि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे अंदर ज़्यादातर हमारे अंदर भी होती है, और जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी होती है। तो ये डकलेस ग्लैंड्स हैं कि इसको किसी भी चीज़ की किसी पाथवे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। सही, इट कैरीज हार्मोन्स टू द टारगेट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। और ये डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होने के बाद ब्लड क्योंकि जो है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो ये आपके पास जो अपने टारगेट ऑर्गन जिस भी ऑर्गन पे से एक्ट करना होगा, ये उस ऑर्गन या उस टिश्यू पे जाके अपनी सिक्रीशन जो है वो दे देता है। ठीक है, यानी कि वो स्टिमुलेट या फिर इनहिबिट करवा लेता है।
द हार्मोन्स यूजुअली रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी, ये आपको पता ही है. दे एक्ट लाइक, और इसका लॉन्ग टर्म असर होता है, ये भी आपको पता है. सही है. दे एक्ट लाइक केमिकल सिग्नल्स और केमिकल मैसेंजर्स. सही है. फॉर टारगेट ऑर्गन्स आइदर स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग देयर फंक्शंस, ये हम पढ़ चुके हैं. अब ये बताया गया कि आपकी एक नॉर्मल जो बॉडी है उसके अंदर कहाँ कहाँ जो है आपके पास ग्लैंड्स मौजूद हैं, यानी कि ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. कहाँ कहाँ. ये एक फीमेल की बॉडी है और एक मेल की बॉडी है. दोनों के ब्रेन सेम होते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस के अंदर और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं. ठीक है. नाउ थायराइड ग्लैंड आ गया, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड जो कि नेक में होता है. थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये बिल्कुल सेम है. पेनक्रियास सेम है. अच्छा, अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं क्योंकि, तो यहाँ पे क्या है, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं एंड जो मेल्स होते हैं उनके अंदर आपके पास टेस्टिस होते हैं. सही है. बस यही डिफरेंस है, बाकी तो आपके पास सब तकरीबन सेम ही है. ये हम पढ़ चुके हैं. अब पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन एंड कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. It secretes number of hormones which influences upon other endocrine glands also besides other organs. अच्छा, ये बहुत ज़रा मतलब इसको बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के अंदर पाया जाता है. क्या करता है ये? और भी ज़्यादा ग्लैंड्स है उसको सिक्रीट करवाता है. इसका काम क्या है समझ लो, ये बहुत मेजर है. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा मेजर ग्लैंड है जो कि और ग्लैंड्स को बोल रहा है कि भाई तुम अब सिक्रीट करो अपने ग्लैंड्स. ठीक है. और इंडोक्राइन ग्लैंड जो है यानी कि और जो ऑर्गन्स हैं उनको बोल रहा है कि भाई अब तुम अपना हार्मोन सिक्रीट करो और इतना हार्मोन सिक्रीट करो. ये काम जो होता है ये एक ग्लैंड के ऊपर होता है जो जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. जैसे ब्रेन जो होता है वो खुद एक ऑर्गन है, बट स्टिल वो दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शंस को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है. सेम वही काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है कि वो दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उसके फंक्शंस को मॉनिटर कर रहा होता है. द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 lobes इन ह्यूमन्स. 2 lobes से बना हुआ है. ठीक है. एन एंटीरियर लोब और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अ पोस्टीरियर लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. 2 आपके पास ग्लैंड्स होते हैं, या हम इन्हें 2 lobes ही कह सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर जैसे नाम दिया हुआ है. अब पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. इट हैज़ नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, बहुत सारे नंबर्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं. अच्छा, अभी टेबल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बताया हुआ है. सबसे पहले तो FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना यानी कि फॉलिकल को इंक्रीज़ करवाना, फॉलिकल्स को इंक्रीज़ करवाना वो काम किसका है? FSH हार्मोन का है. और ये कहाँ पे टारगेट किए जाते हैं, यानी कहाँ पे पहुँचाए जाते हैं, कहाँ पे ये हार्मोन रिलीज़ करवाया जाता है? ये आप समझ लें गोनैड्स में रिलीज़ करवाया जाता है. गोनैड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, विच इज़ मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरीज होता है. इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हैं? क्या होता है? यानी कि इस जो ग्लैंड है उसके असर करने पर, यानी कि उसके सिक्रीट करने पर क्या होगा ये कि आपके पास जो ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जो गोनैड जो टेस्टिस होंगे वो आपके पास गैमेट्स बनाना शुरू कर देंगे. ठीक है. तो ये काम होता है FSH हार्मोन्स का, जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है. कहाँ पे? टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर, ताकि जो है वो गैमेट्स बन सकें. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स यानी कि LH हार्मोन्स, जिसका फिर वही टारगेट है गोनैड्स, यानी कि आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर होते हैं ओवरीज. इनका काम क्या होता है? डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स. इनका काम क्या होता है? FSH का डेवलप करवाना. और रिलीज का काम क्या होता है? रिलीज किसका काम होता है? LH हार्मोन का. नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि वही थायराइड ग्लैंड. ये हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड में से निकाला जाता है. ठीक है. ये हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड में से निकाला जाता है. जिसका काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाना. सिंपल. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है. सिंपल. नाउ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना, ये MCQ से पूछा जा सकता है. ये कहाँ पे एक्ट करता है? ये बोन्स और कार्टिलेज और मसल्स में एक्ट करता है. क्या करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है चिल्ड्रंस के अंदर, या नॉर्मल जो कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है जब वो ग्रोथ होते हैं, किस तरह से बच्चे जब बड़े होते हैं वो उनकी बोन्स वगैरह बड़ी होती जाती हैं. तो ये वाला जो काम है ग्रोथ का, इसका काम होता है किसका? GH हार्मोन का, यानी कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का. और मेटाबॉलिज्म जो है एडल्ट में वो उसमें भी हेल्प कर देता है. ठीक है.
नाउ एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन विच इज़ कॉल्ड ACTH, ये आपके पास किस ऑर्गन पे टारगेट करता है? ये आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स पे टारगेट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा है? आपके पास किडनी का पार्ट है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसका काम क्या होता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाता है, यानी कि इसको अपना फंक्शन बेटर करने के लिए, ताकि ये फंक्शन जो बेटर कर सके, बस इसका ये काम होता है इसको स्टिमुलेट करवाना, ठीक है। नाउ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, इसका ऑर्गन क्या है? इसका ऑर्गन है स्किन, ये स्किन पैक करता है। इसका क्या काम होता है, क्या वो करवाता है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करवाता है ये स्किन के ऊपर? पिगमेंटेशन, जिसको मेलानिन भी कहते हैं, उसको जो है वो स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करता है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आई हैं? ये सब चीज़ें आपके पास आई हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आई हैं। किसके अंदर आई हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ एक्चुअली स्टोर्स एंड रिलीजेस सम हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या होता है कि जो कुछ हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस को उसको रिलीज करवाता है। फ्यू हार्मोन्स of hypothalamus store and secrete hormones from posterior pituitary gland. Example of such hormones are ADH and oxytocin. Antidiuretic hormone ADH and oxytocin. अच्छा, अब इसका काम क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि जो कुछ हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस के उसको रिलीज़ करवाता है। उनमें एग्जांपल आपके यहाँ पे 2 दी हुई हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन, ये उन दोनों को रिलीज़ करने में काम आता है। अब ADH हार्मोन जो है वो रिलीज़ होकर क्या काम करता है? वो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और टिश्यू वाटर कंट्रोल करने का काम आता है। ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है? स्टिमुलेट करवाता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज बिहेवियर और स्मूथ मसल को जो है वो स्टिमुलेट कराने में काम आता है। तो ये काम किसका होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, ठीक है। नाउ थायराइड ग्लैंड, it is a butterfly shaped gland located on the trachea in the base of the neck. ये आपके पास क्या है? बटरफ्लाई शेप का नेक होता है, ग्लैंड होता है जो कि आपके पास ट्रैकिया में मौजूद होता है। ट्रैकिया कौन सी जगह है? लंग्स का पार्ट है, राइट, जो आपका जो एयर पैसेज है उसका पार्ट है। इट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। ये क्या सिक्रीट करवाता है? थायरॉक्सिन एंड कैल्सीटोनिन सिक्रीट करवाता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हैज़ आयोडीन एज इट्स इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूटेंट। थायरॉक्सिन जो है वो इन थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन के अंदर होता है। थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन जो है वो ज़रा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है। इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या काम करवाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाता है। इट रेगुलेट्स द फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए काम आता है। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन अकर इन चिल्ड्रन। अगर कोई मसला होता है चिल्ड्रंस के अंदर, कोई चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, उनको खाना सही से नहीं मिल रहा या मेंटल उनका सही नहीं है, मेंटली वो ठीक नहीं है, तो ये क्या होता है? ये चिल्ड्रंस के अंदर फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेशन जो है वो करवाता है, मतलब वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से? थायराइड ग्लैंड की वजह से। इन केस कई बार होता है कि आपको खाना नहीं मिल रहा होता है, सही से आपकी डाइट नहीं होती, तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनके अंदर जो है आयोडीन की कमी हो जाती है। अच्छा, इनके ये फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन के बनाने में काम आता है। और अगर तो थायराइड ग्लैंड ना हो या उसकी कोई डेफिशिएंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए कि वो सही से वो अपनी ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन जो है प्रोड्यूस ना करवा रहा हो, तो छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनको फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर ये डेफिशिएंसी जो है की बीमारी जो है वो आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपका जो इफ़ द इंटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट इज़ लो इन अडल्ट, द थायराइड ग्रेजुअली इनलार्जेस इन साइज। अगर जो अडल्ट हैं हमारे पास, उनके अंदर अगर उनकी डाइट में आयोडीन नहीं होगा या बहुत ज़्यादा कम मिकदार होगी आयोडीन की, तो उनके अंदर क्या होगा? उनका थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाएगा, इनके इनलार्ज होने लग जाएगा, साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाएगा। दिस एबनॉर्मल कंडीशन इज टर्म्ड एज गोइटर। और इस तरह की जो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या वो ग्रो करने लगता है, इनलार्ज हो जाता है साइज़ के अंदर, उसे हम कहते हैं गोइटर। कैल्सीटोनिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हायर लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड लोअर्स द ब्लड कैल्शियम। कैल्सीटोनिन काम करता है। अभी तक जो हम काम पढ़ रहे थे ना वो थायरॉक्सिन का था, राइट। तो अब कैल्सीटोनिन के बारे में बात कर लेते हैं। कैल्सीटोनिन जो है वो आपके पास कैल्शियम जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है,
तो उसको लो करवाने में काम आता है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो ये काम होता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, गोइटर का पेशेंट है, ठीक है, आपके पास क्या है, थायराइड ग्लैंड जो बहुत स्वेल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने आयोडीन की इंटेक जो है वो अडल्ट के अंदर ठीक नहीं है। ये ट्रैकिया आ गया, ये कार्टिलेज बोन है आपके पास एक, ये लैरिंग्स है आपके पास, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ये रहा बटरफ्लाई शेप का। नाउ पेनक्रियास, पेनक्रियास इज अबाउट 6 inches long, leaf like in structure, located in the abdominal cavity in between stomach and small intestine. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आपके पास एक लोकेटेड होता है ये। आपको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है, नीचे वाले कैविटी को हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं, उसके बीच में पेनक्रियास जो है वो एग्जिस्ट करता है। 6 inches का लॉन्ग होता है, लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड इन नेचर। अच्छा, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह के मतलब कि इसकी बिहेवियर है, द एंड या नेचर है। द एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अगर हम इसकी एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ें, पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या होता है कि पैचेज होते हैं। पैचेज मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सेल्स के, जिन्हें हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसका काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज होता है उसको, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इट सिक्रीज इंसुलिन विच हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर आपके ब्लड में कुछ ज़्यादा ग्लूकोज आ जाएगा, पेनक्रियास जो होगा वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और एक लेवल पे आ जाएगा, एक बैलेंस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इट सिक्रीज ग्लूकेगन विच इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल अप टू नॉर्मल। अगर आपके पास ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये एक और सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा, पेनक्रियास जो है वो एक और सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा ग्लूकेगन, ठीक है। तो ये दो काम होता है, जिससे क्या होगा आपके पास जो ग्लूकोज लेवल है बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज थ्रू इंसुलिन एंड ग्लूकेगन इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन विच ऑपोजिट इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द रिलेशन टू स्टिमुलस। अच्छा, अब अगर आपने नोटिस किया हो तो ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। अगर आपने पेनक्रियास को देखा हो, अभी हम जो पेनक्रियास स्टडी किया है, तो अगर हम उसके अंदर एक चीज़ नोटिस करें तो इंसुलिन एंड ग्लूकोजन का जो काम है वो एक तरह का नेगेटिव फीडबैक है। फीडबैक क्या होता है कि कोई भी जब स्टिमुलस जो कोई एक्ट कर रहा होता है, स्टिमुलस जो जब कोई एक्ट कर रहा होता है तो उसके कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई होती है उसको ठीक करने के लिए एक मैकेनिज्म चलाया जाता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या होता है, चीज़ को नॉर्मल कर देना या बैलेंस कर देना, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, एक होती है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव वो होते हैं जिसमें आपको ऑपोजिट जाना नहीं पड़ता, ठीक है, ऑपोजिट जाना नहीं पड़ता, वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। जिसमें आपको ऑपोजिट जाना पड़ेगा वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन आके ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, तो ये ऑपोजिट काम हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। तो ये नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल है। अगर ग्लूकोजन की बात करें, ग्लूकोजन में हमारे पास ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको इंक्रीज़ करवाने के लिए ग्लूकोजन आया है, तो ये भी ऑपोजिट हो गया। तो ये क्या कहला रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल है। नाउ ये छोटी सी डायग्राम है, देखिए इतनी बड़ी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये आपके पास क्या है, ड्यूडेनम है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ये पेनक्रियाटिक डक है आपके पास, ये पेनक्रियास पहले तो लीफ लाइक का स्ट्रक्चर है 6 inches लॉन्ग का, ये पेनक्रियाटिक डक है, कॉमन बाइल डक है, लिवर से आती हुई एक डक है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइल डक, जो कि बाइल सिक्रीट करती है। ये गॉल ब्लैडर से आ रही है जो कि बाइल सिक्रीट करती है, ये आपके पास जो है लिवर से आ रही है, ठीक है, 2 डक्स आ गई। पेनक्रियास है, ये आपके पास क्या है, स्प्लेनिक आर्टरी है, ये हार्ट से आ रही है, ठीक है। पेनक्रियाटिक आइसलेट है, ये पेनक्रियाटिक का अलग पार्ट है, मतलब उसके अंदर के फर्दर पार्ट्स जिनको कह रहे हैं आइलेट्स पेनक्रियाट्स के। ये स्प्लीन है, एक ऑर्गन है। अब इस पेनक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर आपके पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड एक्सोक्राइन सेल्स, ठीक है। नाउ डायबिटीज़ मेलिटस,
It is a disorder in which pancreas produces insufficient or no insulin. As a result, the level of glucose in blood becomes high. The excess amount of glucose is excreted in urine, so the frequency of passing urine increases many times. अब ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, कॉमन हो गई है हर जगह, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है. इसमें क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये इंसुलिन बनाना छोड़ देता है. क्या बनाना छोड़ देता है? इंसुलिन बनाना छोड़ देता है. और अगर इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाएगा. और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा कि वो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा, आपको यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा करनी पड़ जाएगी. मोर ओवर द पेशेंट फील्स वेरी थर्स्टी. और क्या होता है, इस इंसुलिन के पास ना होने से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा प्यासा फील करता है और वो भूख उसको बहुत ज़्यादा लगती है. तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ यूजिंग और स्टोरिंग ग्लूकोज बाय द सेल्स, द पेशेंट लूजेज वेट एंड गेट टायर्ड. और अगर ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा, बार बार वो जैसे ही बनता चला गया, एक्सेस होता गया, वो आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट हो गया, तो ग्लूकोज नहीं होगा तो आपके पेशेंट क्या फील करेगा, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा. और जो है उसका बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा. सही है. तो ये डायबिटीज़ का इसके लिए बस तरीका ये होता है कि आप जो है वो इंसुलिन खुद इंजेक्ट करते हो अपने अंदर बाय इंजेक्शंस. ठीक है. ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, ना तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो ना ही ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो. तो ये इंसुलिन जो है ये नॉर्मल करने में काम आता है. अच्छा, अब एक डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसकी क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या मेडिकेशन होना चाहिए, एंड क्या ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी किस तरह से उसको अपना ग्लूकोज जो है ब्लड में चेक करना चाहिए. नंबर 1, डाइटरी मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डायबिटिक कंट्रोल. ठीक है. डायबिटिक कंट्रोल में आपके पास जो है फिजिकल एक्टिविटी और अप्रोप्रिएट जो डाइटरी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बैलेंस डाइट विद वैरायटी ऑफ फूड्स, आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी ताकि ऐसा खाना ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो. ठीक है. 3 लो 1 हाई प्रिंसिपल, दैट लो फैट, लो सोडियम, लो शुगर एंड हाई फाइबर. ठीक है. ये आपके पास प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, 3 लो एंड 1 हाई प्रिंसिपल. इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है. रिड्यूस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट. ठीक है. आपको फैट थोड़ा कम खाना है. ठीक है. ट्रांस फैट एंड सोडियम कैन लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन. ठीक है. ट्रांस फैट और सोडियम जो है आपके पास जो है वो हार्ट डिजीज़ जो होती हैं और हाइपरटेंशन की डिजीज़ जो होती हैं उसके रिस्क जो है वो थोड़ी कम कर देगी. कंट्रोलिंग इनटेक ऑफ एनर्जी फॉर द पर्पज़ ऑफ वेट रिडक्शन और मेंटेनेंस. जिनका वेट बहुत ज़्यादा तरीके से गिर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को किस तरह से उन्होंने स्टोर करना है या किस तरह से जो है इस चीज़ें खानी है जिससे आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में ज़्यादा बनी रहे ताकि उनका वेट भी ज़्यादा ना गिरे और मसला भी ज़्यादा ना हो. डाइटरी मैनेजमेंट ये पढ़ लिया हमने. इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू इंजेक्टिंग इंसुलिन डिराइव फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है. एनिमल्स की बॉडी में से इंसुलिन निकाली जाती है और वो फिर हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया. सम पेशेंट में शो एलर्जिक रिएक्शन टू द एनिमल इंसुलिन. ठीक है. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एनिमल इंसुलिन जो है वो नहीं चल रही होती है, तो इट कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग प्योर ह्यूमन इंसुलिन मेड बाय जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया. तो उनको हम क्या करते हैं, उनको फिर हम एक प्योर ह्यूमन इंसुलिन बना कर देते हैं. किससे बना कर देते हैं? एक बैक्टीरिया है उसको ऑल्टर करके जेनेटिकली यानी कि उसके जीन्स को ऑल्टर करके ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है लैब्स के अंदर. और वो फिर जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो है जो कि एलर्जिक होते हैं एनिमल इंसुलिन से, वो फिर यूज़ करते हैं. ये कुछ फूड्स हैं जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. कीवी, एवोकाडो, सिनेमन, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, एप्पल्स, बेरीज, गुआवा. ठीक है. अच्छा, फास्टिंग की जो आपका शुगर आनी चाहिए, ठीक है, फास्टिंग डायबिटीज़ की जो आपका शुगर आनी चाहिए वो 80 to 100 के बीच में आनी चाहिए. खाना खाने के 1 घंटे बाद या फ़ौरन अगर आप देखें तो 170-200 आपकी शुगर आनी चाहिए. 2-3 घंटे के बाद अगर आप देखें तो 120 to 140 आनी चाहिए, इसके बीच आनी चाहिए. अगर ये आ रही तो उसके बाद आपका बैलेंस जो है वो शुगर चार्ज जो है, ग्लूकोज चार्ज जो है वो बिल्कुल बैलेंस है. इम्पेयर्ड ग्लूकोज.
इम्पेयर ग्लूकोज जो है वो फास्टिंग के दौरान आपके पास 1-0 बनानी चाहिए। आफ्टर ईटिंग का चार्ट लिखा हुआ है एंड 2-3 आवर्स चार्ट भी आपके पास लिखा हुआ है। और अगर डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी अगर फास्टिंग की जो आ रही है 126 प्लस आ रही है तो उसका मतलब उसके लिए वो ठीक नहीं है। खाने खाने के बाद 220 या 300 आ रही तो वो भी ठीक नहीं है। और अगर 2-3 आवर्स के बाद 2 घंटे बाद भी 200 प्लस ही आ रही तो भी वो ठीक नहीं है। उसके लिए आपके पास बैलेंस होनी चाहिए, जो कि आपके पास ग्रीन और येलो में मेंशन है। ग्रीन होगी तो बेस्ट है, अगर येलो है तो ठीक है, लेकिन रेड पे ना जाए। ये कोई एक्टिविटी है, राइट अ पेपर ऑन द चेंजेस इन बॉडी, छोड़ दो उसको, मसला नहीं है। एड्रीनल ग्लैंड इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। एड्रीनल है, रीनल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब किडनी, ठीक है। तो ये आपके पास कहाँ मौजूद होता है, किडनी के ऊपर मौजूद होता है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप एंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लैंड्स। इसके अंदर 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ट्रायंगुलर शेप के अंदर होता है। इसका आउटर पार्ट कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, वाइल द इनर वन इज कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स, सही है। स्टेरॉइड मतलब लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, वो स्टेरॉइड हार्मोन आपके पास जो है उसको रिलीज़ करता है, जिसका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो है उसको देखना, उसकी मतलब उसको मॉनिटर करना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, वाटर एंड सॉल्यूट्स को जो आपके पास जो होता है मेंटेनेंस एंड बैलेंस करना, वो काम करना। आपने होम्योस्टेसिस के अंदर सेम चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो आपको पता होगा किस तरह से मेंटेनेंस की जा रही है, किस तरह से बैलेंस किया जा रहा है। नाउ कॉर्टिसोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू इलनेस और इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी टिश्यू। अब कॉर्टिसोल क्या है, हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड का, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का, जो कि क्या काम करता है, जो किस चीज़ पर रिस्पॉन्स करता है, कोई बीमारी हो जाती है या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है टिश्यूज़ में, एड्रीनल टिश्यूज़ के अंदर, तो उस पर रिस्पॉन्स करता है। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोज प्रोडक्शन में काम आता है। एड्रीनल मेड्यूला रिस्पॉन्सेज टू इमरजेंसी कंडीशंस टू प्रोड्यूस सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। एड्रीनल मेड्यूला का काम क्या होता है, कोई एमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं तो उसके अंदर आपके पास ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करवाता है। इट सिक्रीज एड्रीनलाइन और एमरजेंसी हार्मोन्स, जो कि वही मैंने आपको कहा कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करवाता है। रिजल्टेंट इन एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अगर आपके पास जो है वो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ गया बॉडी उसके अंदर, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के दौरान, तो क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ा जाता है ताकि आपके पास जो है ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो नॉर्मल हो जाए। तो ये काम क्या होता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स यानी कि एमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हम कह सकते हैं एड्रीनलाइन हार्मोन्स जो है उनके थ्रू करवाया जाता है। एज अ रिजल्ट द बॉडी रिस्पॉन्स टू एमरजेंसी सिचुएशंस क्विकली, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एमरजेंसी सिचुएशंस को जो है बहुत ज़्यादा क्विकली यानी कि जल्दी हल कर लेती है। एज अ रिजल्ट द बॉडी रिस्पॉन्ड, अच्छा हो गया, it dilates the blood vessels of muscles, heart and brain and constrict those of kidneys and skin so that more blood is supplied to the muscles, heart and skin. क्या काम होता है इसका, इट डायलेट्स यानी कि डायलेट करवाता है किसको, ब्लड वेसल्स को और मसल्स को, हार्ट को, ब्रेन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो सप्लाई किया जा सके आपके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। ये एड्रीनल जो है वो ग्लैंड्स हैं जो कि आपके पास किडनी के ऊपर इस तरह कोन शेप में मौजूद होते हैं। इसके अंदर अगर हम खोल के इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है आपके पास और ये एड्रीनल मेड्यूला है। और इसके अंदर अगर हम और चीज़ें देखें तो ये आपके पास 3 जो हैं लेयर्स बताई गई हैं, जिसको आपका फ़िलहाल तो वही डिस्कस नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। नाउ गोनेड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम गोनेड्स कहते हैं, ठीक है। मेल के अंदर टेस्टिस हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज हैं, ये बता चुकी हूँ मैं। और ये आपके पास गैमेट फॉर्मेशन के अंदर या हार्मोन्स के सिक्रेशन के अंदर काम आते हैं, सही है। टेस्टिस, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द पाउच ऑफ अ स्किन स्क्रोटम। टेस्टिस जो है आपके पास वो ओवल शेप का होता है और वो एक छोटा सा पाउच के अंदर जो है वो इनरोल होता है, स्किन के पाउच के अंदर, ठीक है, स्किन के जो पाउच है उसके अंदर इनरोल होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। इट सिक्रीज हार्मोन known as testosterone
देखिए टेस्टिस जो है वो एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। ये एक तरह का एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज लाइक अपीयरेंस ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, डीपनिंग ऑफ वाइट एक्सेट्रा। टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है, मतलब वो क्यों रिलीज़ करवाया जाता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो रिलीज़ इसलिए करवाया जाता है, या वो इसका ये काम होता है कि बॉयज़ के अंदर वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाता है, ठीक है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके अपीयरेंस थोड़ी चेंज करवाता है, उनके फीचर्स हार्ड बनाता है, फेस के फीचर्स को हार्ड बनाता है, उनके अंदर मस्टैच वगैरह जो आती हैं, टीन्स के जो बॉयज़ के अंदर जो मस्टैचेस होती हैं वो करवाता है। बियर्ड, फिर आगे जाकर उनका बियर्ड आती है, टीन्स की जैसे ख़त्म होने लगती है तो उनको बियर्ड आना स्टार्ट होती है, उनकी वॉइस जो है वो गहरी यानी कि डार्क डीप होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो काम जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन का होता है। नाउ ओवरीज, ईच ओवरी इज़ अबाउट द साइज ऑफ ग्रेप लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन द अदर साइड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। ओवरीज जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, यूटेरस के बिल्कुल साइड में, ये आप कह सकते हैं यूटेरस के साइड पे कह सकते हैं, ठीक है। ओवरी सिक्रेटेड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ओवरी जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करती हैं, एक होते हैं एस्ट्रोजन और दूसरे होते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शार्पनिंग ऑफ वाइट एक्सेट्रा। अच्छा, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स गर्ल्स के अंदर लेके आती हैं। क्या होती हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाती हैं, शार्पनिंग ऑफ वॉइस, उनकी आवाज़ में तेज़ी लेके आती हैं और एक्सेट्रा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मेंटेन्स एंड प्रिपेयर्स यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है वो आपके पास जो होता है वो यूटेरस को जो है प्रेगनेंसी के काबिल बनाता है, यानी कि उसको प्रिपेयर करवाता है उसके लिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसका रेगुलेट करवाने में वो सब काम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है ना टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, वो एक स्किन के पाउच में होता है। ओवरीज होती हैं बॉडी के अंदर होती हैं। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है। हार्मोनल सिक्रीशन इज रेगुलेटेड थ्रू फीडबैक कंट्रोल सो दैट दे आर सिक्रीटेड वेन एवर रिक्वायर्ड। हार्मोन सिक्रीशन जो होती है वो इतना का देखा जाए तो फीडबैक कंट्रोल है, ठीक है, ताकि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत हो तब वो सिक्रीट करवाई जा सकें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स वर्किंग इन द बॉडी। दो तरह के सिस्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी वर्क कर रहे होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव की हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, वो इंसुलिन एंड ग्लूकोजन वाली फिर हम डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव को। इट रेफर्स टू द ऑपोजिट इफेक्ट इन रिलेशन टू द स्टिमुलस। बताया था ये मैंने आपको कि अगर ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा होगा तो वह कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक, अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा होगा तो वह कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। सेम वही बात है जो हमने यहाँ पर, ये बिल्कुल सिंपल सा आपका समझ डेफिनेशन है। अगर ऑपोजिट हो रहा होगा तो आप कहेंगे ऑपोजिट किसके, स्टिमुलस के ऑपोजिट अगर हो रहा होगा तो नेगेटिव है, अगर स्टिमुलस के ऑपोजिट नहीं हो रहा होगा तो वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये पेनक्रियाज वाला ग्लाइकोजन वाला पेनक्रियाज वाला ही बल्कि हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इसका पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन इन्फेंट सक्स द निप्पल ऑफ हिज मदर्स ब्रेस्ट शी सिक्रीट्स हार्मोन्स टू सिक्रीट मिल्क फॉर द कंटिन्यूस सकिंग इंक्रीजिंग द हार्मोनल सिक्रीशन सेवरल फोल्ड्स। जब एक इन्फेंट जो होता है अपनी मदर के निप्पल्स को सक करता है, मदर के ब्रेस्ट के निप्पल्स को सक करता है, तो क्या होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे क्या होता है, मिल्क सिक्रीट होता है। अब जैसे जैसे जो सकिंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, इनकी सकिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो जो सिक्रीशन होगा मिल्क का वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें जो है स्टिमुलस के ऑपोजिट काम नहीं हो रहा, तभी आपके पास क्या कहला रहा है, पॉजिटिव फीडबैक कहला रहा है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम विच इज़ आर आई थिंक लास्ट टॉपिक, yes last topic. Like any other system of the body, nervous system could suffer from disorders, ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी डिसऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हर तरह की चीज़ को डिसऑर्डर हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिसऑर्डर दे कुड बी ऑफ 2 कॉमन टाइप्स, वेस्कुलर एंड फंक्शनल, ठीक है, 2 तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कॉमन। अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम के 2 तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक होता है वेस्कुलर या फिर हो सकता है फंक्शनल। वेस्कुलर की एग्जाम्पल पैरालिसिस दी हुई है और फंक्शन की यहाँ पे दी हुई है।
फंक्शनल की यहाँ पे दी हुई है एपिलाइसिस, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इनको। पैरालिसिस का मतलब क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट वन और मोर मसल्स। ये एक ऐसी इनएबिलिटी है जो कि आपके मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके मसल्स में जो है वो पूरी तरीके से या थोड़ी तरीके से मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो मूवमेंट नहीं हो पाती, समझना। इट मे बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशंस। ये हो सकता है कि आपके पास जो है सेंसेशन को कंट्रोल ना कर पा रहे हैं, सेंसेशन लॉस कर दी हो, सेंसेस लॉस कर दिए हों, तो इस वजह से भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ आइदर ब्लीडिंग, हेमोरेज और ब्लड क्लॉट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन। अच्छा, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ये ज़्यादातर किस वजह से होता है? हेमोरेज की वजह से होता है, यानी कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग, जिसे हम कहते हैं ना इंटरनल, अंदर दिमाग में खून फैल गया, हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हमें, तो उसकी वजह से पैरालिसिस आपको हो सकता है। वैसे तो अल्लाह ना करे, लेकिन या फिर आपके पास जो है ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकता है, यानी कि खून कहीं जम गया, ब्लड क्लॉट हो गया किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी आपके पास पैरालिसिस हो सकता है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड आगे पास नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से। हाउएवर इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द ब्रेन की इंजरी की वजह से भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से भी हो सकता है, नर्व्स की इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इट कैन बी ट्रीटेड इफ डायग्नोज द एग्जैक्ट कॉज। अगर आपको पता लग जाए ना कि पक्का ये पैरालिसिस ही है, ये कहाँ हो रहा है, तो आप इसकी ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, ठीक है। ट्रीटमेंट आप हो सकती है। फिजियोथेरेपी ऑफ द इफेक्टेड मसल्स इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज मसल्स में डिजेनरेट। अच्छा, फिजियोथेरेपी, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ये पैरालिसिस जो है वो ठीक करवाई जा सकती है। और कुछ मसल ऐसे होते हैं जिनको हम डिजेनरेट करवा दें तो उससे भी आपका पैरालिसिस जो है वो ठीक हो जाता है। नाउ एपिलेप्सी, इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर in which there is a temporary alternation in one or more functions or recurrent seizures। एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, टेम्पररी अल्टरेशन, ये थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, टेम्पररी होती हैं, लेकिन वो इट इज़ ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। स्टिमुलस लाइक सडन फ्लैश लाइट ऑन द आइज ऑल्सो एसोसिएटेड कॉज ऑफ एपिलेप्सी। सडन जो फ्लैश लाइट आपके, मतलब अचानक से जो फ्लैश लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से जो क्या होता है, आपकी आंखें क्लोज हो जाती हैं, तो वो एपिलेप्सी कहलाता है वो, ठीक है। एज अ रिजल्ट द विक्टिम may become unconscious with stiffness of the body and they then twitches or jerk uncontrollably. The frequency of seizures can be reduced by using proper medication। ऐसे कभी क्या होता है कि अचानक से जो है आपकी आंखों पे इतनी ज़ोर की रोशनी पड़ी कि आप कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो गए, आपको समझ नहीं आया क्या हुआ, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपकी आंखें जो है वो तरह से, मतलब समझो आप अंधे हो जाते थोड़े टाइम के लिए, तो वो जो सीन है पूरा, वो जो प्रॉब्लम है उसको जो है हम एपिलेप्सी कह रहे हैं, और वो जो है मेडिकेशन के थ्रू ठीक करवाई जा सकती है। आई थिंक मुझे इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम वही बातें हैं जो कि हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो यस, चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप लोग, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।